सो फाइनली इट्स गुड टू बी बैक अगेन। हाँ, समय कुछ ज्यादा लग गया है पिछली वीडियो और इस वीडियो में, लेकिन टेंशन का बात नहीं है। सारा चीज लॉकडाउन का सिनेरियो क्लियर हो गया है, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली 20 तक सब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक रुकना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हम लोग अब वीडियो क्लास फिर से पहले की तरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हेडफोन लगा के देखें। हेडफोन लगा के देखने से क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉइज कैंसिल हो जाएगा चारों तरफ का जो भी है, और आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा। ठीक है, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस करता है कूलम्ब्स लॉ के पार्ट 2 पर। कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 2 कहने का मतलब कि कूलम्ब्स लॉ पार्ट 1 हम लोग देखे थे सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, डिटेल में कूलम्ब्स लॉ क्यों, कहां, कैसे, क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका न्यूमेरिकल यूज, डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। जिनका भी पहले वाला वीडियो कवर है मोस्ट वेलकम, जिनका कवर नहीं है पहले वाला वीडियो, या भूल गए हैं या नहीं देखे हैं, तो वो पहले इससे प्रीवियस वीडियो को देख लें कूलम्ब्स लॉ पार्ट 1, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखो, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ऐसा नहीं कि समंदर की तरह कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकेगा, नहीं। कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन का टाइप फिक्स है। जितना भी टाइप का जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सारा कूलम्ब्स लॉ क्वेश्चन ही कहीं किसी में से एक पर बेस्ड होगा, इसलिए समझ लोगे अच्छे से, दिक्कत नहीं होगा। जो आदमी कूलम्ब्स लॉ को न्यूमेरिकल आगे तक बना चुके हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि हर समय कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहां पिछला क्लास छोड़े थे, क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बिटवीन एनी टू बॉडी व्हिच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, कि किसी भी दो मान लो स्टेशनरी बॉडी ऐसे करके रखा हुआ कोई बॉडी का डिस्टेंस r है मान लो, तो इन दोनों में कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर दोनों पर कुछ चार्ज है, मान लो q1 q2 इस पर चार्ज है, और मान लो मास इसका m1 m2 है, तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि किसी भी दो बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। खुद सोचो कि किसी भी दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखते हैं क्या होगा दोनों के बीच में स्ट्रांग कौन सा। देखो, पॉज करके सोचो 2 मिनट। चलो, तो इस केस में देखते हैं कौन स्ट्रांगर ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, जिनका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांगर होगा दो बॉडी के बीच में, दो स्टेशनरी बॉडी के बीच में, वो गलत है। स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, देख लो सर। बताओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, K Q1 Q2 by r², डिस्टेंस है r, Q1 Q2 है चार्ज। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, G m1 m2 by r²। अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो देखो K का वैल्यू कितना होता है वैक्यूम में, 9 × 10 टू द पावर कितना 9। चार्ज मान लो कुछ भी Q1 Q2 है, डिस्टेंस मान लो r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स G का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10 टू द पावर -11 के रेंज का होता है, इनटू m1 m2 मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r²। खुद दिख रहा होगा तुमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू K डिटरमाइन कर रहा है उसका ऑर्डर देखो तो कितना है 9 × 10 टू द पावर 9। और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा उसका ऑर्डर देखो कितना है 10 टू द पावर -11। तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें जो नंबर आ रहा है 10 टू द पावर 9 है, कितना बड़ा है, इसमें जो नंबर आ रहा है 10 टू द पावर -11 है, कितना छोटा है। तो ऑब्वियस सा बात है इसका कांस्टेंट बहुत बहुत बड़ा होता है G से, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी बॉडी के लिए बहुत बड़ा होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। So for any two bodies, बात को लिख लेना, for any two body the acting gravitational force is much smaller than electrostatic force। कि gravitational force जो होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा किससे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। इसके बाद बात आता है तुम्हारा 2-3, इसमें तुम लोगों को चीज हम छोड़े थे तुम लोग के लिए पिछले क्लास में, उसको देखो आज करवा रहे हैं, जो बोले थे तुमसे सोचने के लिए। तुम लोग को पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, इसको नोट कर लिए होगे सारे अपने। तुम लोग को पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है, छोटा यूनिट, स्टैग कूलम। अगर हम तुमको बोले कि चार्ज के SI यूनिट और चार्ज के CGS यूनिट में रिलेशन निकालो, तो क्या करोगे। क्वेश्चन है मेरा, चार्ज के SI यूनिट और चार्ज के CGS यूनिट में रिलेशन निकालना है। रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के SI यूनिट और चार्ज के CGS यूनिट में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई। तो होप सो कि आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन को, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया पहले अटेम्प्ट कीजिए। सवाल आपका ये था, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको देखिएगा सॉल्यूशन को, और नहीं अटेम्प्ट किए तो पहले अटेम्प्ट लें, टाइम दे इससे। ठीक है, जो आपने लिए अटेम्प्ट, चलिए आप देखते हैं, नहीं लिए तो पॉज कर दो। अब देखो तो
बोल रहा है कि चार्ज के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की रिलेशन निकालने के लिए, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम, सीजीएस क्या होता है स्टैटिक कूलम। तो मान लेते हैं चलो एक, हमको नहीं पता क्या रिलेशन है, तो मान लो एक कूलम में x स्टैटिक कूलम, एक कूलम में कितना स्टैटिक कूलम है, x स्टैटिक कूलम। अब चलो चेंज करते हैं, तो चेंज करते देखो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल होगा वो उठेगा यहीं से कूलम्स लॉ से। तो इसके लिए चलो मान लेते हैं सबसे एकदम बेसिक एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा 1 कूलम। तो मान लो एकदम एसआई का बात करते एकदम स्टैंडर्ड का, तो मान लो दो चार्ज है q1 1 कूलम और q2 1 कूलम का, और दोनों रखा हुआ है मान लो 1 मीटर। दो चार्ज है 1 1 कूलम और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब डिस्टेंस 1 मीटर है। अच्छा बताओ तो अगर डिस्टेंस 1 मीटर है तो रेस्ट में रखा हुआ है और वैल्यू चार्ज का पता है तो फोर्स निकाल लोगे आराम से q1 q2 वाली r स्क्वायर करके। k का वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10 टू द पावर 9, चार्ज 1 1 कूलम का डिस्टेंस मीटर में पुट करो 1 मीटर का स्क्वायर, तो फोर्स कितना निकल गया 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर पर रखने पर फोर्स ये लगेगा। अब ये काम करो चलो तो इसको चेंज करते हैं, मान लो इसको चेंज करते हैं एसआई को सीजीएस में, एसआई सीजीएस में फोर्स चेंज करते हैं। देखो अभी हम बात बोलने वाले सुनना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका एसआई यूनिट में वैल्यू होता है, लेकिन जब इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सीजीएस यूनिट में डाला जाता है तो आर्बिट्रेरीली ये चीज है 1, मतलब साइंटिस्ट अपनी कन्वेंशन के लिए आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है इसका कोई रीजन नहीं है बस सहूलियत के लिए, तो आर्बिट्रेरीली एसआई यूनिट ऑफ k को सीजीएस में जब चेंज करते हैं तो उसको 1 मान लिया गया। बात में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और तोड़ेंगे, जैसे जब अगला वीडियो आएगा रिलेटिव पर मीची पर तोड़ेंगे क्या बोले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सीजीएस यूनिट में आर्बिट्रेरीली अपने मन से साइंटिस्ट कितना मानते हैं 1। अब चार्ज कितना लियो 1 कूलम, तो 1 कूलम को सीजीएस में कितना मानेंगे तो x स्टैटिक कूलम, इसको भी कितना पुट करोगे x स्टैटिक कूलम, सारे को चेंज कर रहे हैं और 1 मीटर सीजीएस में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 1 मीटर का 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सीजीएस है तो क्या होगा तुम्हारा टाइम, कोई दिक्कत। अब देखना जो चीज हम करने वाले हैं तुमको अगर सही से क्यों करेंगे तो लास्ट में समझाएंगे। अब क्या करो तुम एसआई को सीजीएस में चेंज कर लिए, फिर से इस सीजीएस को इसको बिना देखे किसको लेके क्या बोले इस सीजीएस को इसको बिना देखे इसको लेके न्यूटन में चेंज कर, मतलब एसआई में चेंज कर, एसआई को पहले सीजीएस में चेंज किए इसको लेके चेंज किए थे फिर तीसरा को चेंज करते, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ के डाइन में चलो न्यूटन में चेंज करते हैं। तो अगर हम सीजीएस को फिर से एसआई में चेंज करेंगे तो कितना होगा, अगर हम डाइन को न्यूटन में चेंज करते तो रिजल्ट कितना होगा 10 टू द पावर -9। अब ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा इसलिए करेंगे एक बार एसआई को सीजीएस में चेंज करके फिर से एसआई में जा रहे हैं तो बाबू इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कूलम्ब और स्टैटिक कूलम्ब रिलेशन निकाल पाओगे। ठीक है, कूलम्ब और स्टैटिक छोड़ो, कूलम्ब और स्टैटिक कूलम्ब में रिलेशन तुम इसके अलावा कुछ भी कर लो नहीं निकाल पाओगे। एक मिनट रुक जाओ, इसका फोन है रहन। हेलो हेलो चलो हाँ समझो। तो अब हम क्या बता रहे थे तुम क्यों चेंज करेंगे, तो इसीलिए चेंज करेंगे क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं, तुम कुछ भी कर लो अगर तुम इसको दो कम से कम रिलेशन नहीं बनाओगे तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे, तुम यहां से कुछ नहीं से कंपेयर कर पाओगे, लेकिन एक बार और चेंज करोगे तो रिलेशन अपने आप से निकल जाएगा। बस मैं क्या क्यों चेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। एक बार एसआई को सीजीएस में फिर सीजीएस को एसआई में चेंज करेंगे तो कुछ रिलेशन निकल जाएगा, इसके अलावा तुम रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, तो रिलेशन बनाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं इसी वजह से नहीं की। हाँ तो सीजीएस को चलो क्या बोले एसआई में चेंज कर लेंगे, इसको छोड़ के इसको तो डाइन में चेंज करेंगे, इतना न्यूटन होता है 10 टू द पावर -5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एसआई में चेंज। क्या देखो एक कूलम के बीच में एसआई यूनिट में फोर्स कितना है 9 × 10 टू द पावर 9 इक्वेशन में, और इसमें देखो तो कितना आया कितना है, तो इक्वेशन 1 में एसआई का फोर्स निकला, इक्वेशन 2 में एसआई का फोर्स निकला, तो 1 को 2 से कंपेयर करेंगे तो ये फैक्टर जो x² बाय अब -5 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 9 × 10 टू द पावर 9 अरेंज करोगे सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा इतना। तो एक समझना गौर से, एक कूलम में इतना स्टैटिक कूलम होता है, बात में आ गया, एक कूलम में 3 × 10 टू द पावर 9 स्टैटिक कूलम होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, चलो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन काफी ये न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ का टाइप 1 का न्यूमेरिकल देखो ये क्या है, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कहा जाता है कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, तो टाइप 1 रीडिंग देख लिखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझो क्या होता है इस साइकिल मेथड में। इसमें क्या करता है, बोला गया है कि अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कि कोई भी चार्ज q मैग्नीट्यूड का है, इसको हम दो भाग में तोड़ दिए हैं पहले। अब ये एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। अब कहा गया है कि इस चार्ज को हम किस तरीके से तोड़े कि अब जो दो नया चार्ज बने उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लगे। फाइंड हाउ द चार्ज शुड बी डिवाइडेड, बताइए चार्ज कैसे डिवाइड करें कि इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। पॉज करके ट्राई करो, तो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। तो ट्राई कर लिए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन, नहीं ट्राई किए तो फिर से एक बार ट्राई करें, उसके बाद हम बताएंगे सॉल्यूशन, तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसे लगेगा कि नॉर्मली। चलो समझते हैं। तो कैसे हम चार्ज q को दो पार्ट में डिवाइड करें कि दोनों के बीच में फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। तो मान लो इस चार्ज को एक पार्ट मानते हैं q में इसको तोड़े हैं, और दूसरा अगर एक पार्ट इसको q में तोड़े, दूसरा बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, तो q माइनस q, इसका एक पोर्शन हम q निकाले, क्या बचा q माइनस q। अब कहा गया कि इन दोनों चार्ज में फोर्स मैक्सिमम कब हो, तो मान लो इन दोनों चार्ज को किसी कांस्टेंट डिस्टेंस r पर हम रख दिए। अब r पर रखने के बाद हम चेक करना चाह रहे हैं कि कब फोर्स मैक्सिमम हो। तो डिस्टेंस अगर r पर रख दिए मतलब रेस्ट में है, रख दिए मतलब रेस्ट में है, जैसे रेस्ट में है कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स क्या कहते हैं कूलम्ब्स लॉ का, k q1 q2 बाय क्या होता है, r स्क्वायर होता है। अब देखो तो k का वैल्यू, k कांस्टेंट, पहला चार्ज कितना है q, दूसरा चार्ज कितना है q माइनस q बाय r स्क्वायर, इतना फोर्स हो गया। अब देखो ये फोर्स क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में देखो फोर्स क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसकी वजह से चेंज कर रहा है, तो चार्ज को बांटने की वजह से चेंज कर रहा है। हो सकता है चार्ज को आधा आधा बांट दे, सकता है 1/3 बांट दे, हो सकता है इसको 2/3 कर दे, इसको 1/3 कर दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फोर्स वैल्यू क्वेश्चन में कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं। तो फोर्स में चेंज चार्ज की वजह से आ रहा है, चार्ज को तोड़ने की वजह से आ रहा है। और याद करो क्लास 11 कि कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो फिजिक्स में कि कोई भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम कब पॉसिबल है, तो मान लो किसी एक चीज को चेंज करने की वजह से दूसरा चीज चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पर चार्ज को चेंज करने की वजह से क्या चेंज कर रहा है, फोर्स। तो किसी भी एक चीज, ये फोर्स डिपेंड कर रहा है कि आप चार्ज कैसे बांट रहे हैं। तो चार्ज को किस तरीके से बांटे कि फोर्स मैक्सिमम हो, याद करो आप पढ़े हुए क्लास 11 में जिस चीज पर देखो यहाँ पर कि फोर्स यहाँ पर चार्ज की डिवीजन पर डिपेंड कर रहा है, कैसे हम स्मॉल q कैसे चार्ज को रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर, चार्ज पर। और मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। याद करो df/dq, वहां पर dy/dx 0। जहां भी ऐसा होगा कि चार्ज डिपेंड कर रहा है फोर्स पर और जहां भी इसका सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा वहां पर मैक्सिमम हो सकता है। हम बोले हो सकता है, होगा कि नहीं पता है, हम बोले हो सकता है कि मैक्सिमम होने के लिए कम से कम वहां पर df/dq मतलब जो चीज को मैक्सिमम करना है जिसके चेंज होने की वजह से, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो मैक्सिमम हो सकता है। अब चलो f का वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स इतना निकाल दिए हैं, पुट कर दी, सॉल्व कर दो यहां पर, इसको तोड़ो ब्रैकेट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है और एक बार डिस्टेंस पर रख दिए ऐसे करके, चार्ज को तोड़े इतना डिस्टेंस पर रखे, मान लो कि इसको पहले 1/2 1/2 की 1/3 1/3 से 2/3 1/3 ऐसा तोड़ रहे हैं, लेकिन मान लो कांस्टेंट डिस्टेंस पर हम फोर्स चेक कर रहे हैं तो k पहले से कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट डिस्टेंस पर चार्ज को रख के देख रहे हैं कि कब मैक्सिमम फोर्स होगा, तो k और डिस्टेंस कांस्टेंट, इसलिए क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल गया ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, q तो कांस्टेंट है क्योंकि जो चार्ज हम ले लिए ले सिंगल बड़ा चार्ज उसको तो चेंज कर नहीं पाओगे, तो ये q कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, dq/dq कितना आ जाएगा 1, पढ़े हो ना डिफरेंशिएशन में रूल की पहले वाले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे वाले का, तो ये हो गया dq/dq 1। अब देखो dq2/dq का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर करते हैं, पावर घटा देते हैं मतलब 2q, मैं से पढ़े हो। अब देखो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, k/r² होगा, ये और ये मिलके 0 है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू है 9 × 10⁻9 और डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, तो ये दोनों 0 नहीं, तो जरूर 0 कौन होगा, ये 0 होगा, तो ये 0। अब जब ये 0 आप इधर से सेट करोगे तो q बराबर कितना आ गया, q/2। मतलब जब तुम इस बड़े कैपिटल Q को q/2 और q/2 के दो पोर्शन में बांटोगे तब हो सकता है, हम नहीं बोल रहे कि होगा नहीं, तब हो सकता है क्योंकि बीच में फोर्स क्या लग जाए, मैक्सिमम लग जाए। अब इस क्या फोर्स मैक्सिमम इतना पर लगेगा, नहीं बोले इतना पर फोर्स मैक्सिमम लग सकता है। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो चीज याद करो, फिर से क्लास करेंगे। मैक्सिमम का क्या होता है रिजल्ट कि इस पर यहां पर अगर सिंगल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो यहां तो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, तो यहां पर एग्जैक्टली मैक्सिमम है कि मिनिमम को कैसे चेक करेंगे, तो एक काम करते हैं क्लास 11 याद करके कि एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस रिजल्ट को,
इसको नहीं, इस पूरे को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, df by dt को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। क्या पढ़े थे कि अगर एक बार और डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर निगेटिव आ जाएगा तो फिर ये मैक्सिमम होगा फोर्स, और अगर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो चलो एक बार, मतलब हमको मैक्सिमम मिनिमम हुआ है कि नहीं चेक करना होगा डिफरेंशिएशन करके। तो चलो तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, चलो दूसरा बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। एक बार क्या हो गया हमारा, एक बार डिफरेंशिएट कर चुके, फिर से डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब df by dq को देखो यहाँ ये df by dq है, ये वाला चीज, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। df by dq जो कितना आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। तो देखो तो फिर से k और r बाहर हो जाएगा। देखो तो इस बार dq by dq, q तो कांस्टेंट है यहाँ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। तो d2q by dq, अब देखो तो 2 कांस्टेंट रह गया, वैसे dq by dq कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना जी। कर देना था मैथ्स, फिर 2 कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, dq by dq कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस मतलब कितना होगा, -2k by r स्क्वायर। अब देखो तो k कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, 9 × 10 to the power 9। डिस्टेंस भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बताओ कि ये भी पॉजिटिव, टू भी पॉजिटिव नंबर, और उसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव, मतलब ये पूरा d² क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, d² क्या है, नेगेटिव आ गया। और हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा तो उस केस में तुम्हारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। तो आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कैसा है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 38 है ये, या 39 देख लीजिए कौन है, शायद 38 ही है। कहा गया है कि दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर को शुरू में 3 मीटर दूर पर रखा गया है, 3 मीटर की दूरी पर, और देखा गया कि जब इसको हम 3 मीटर की दूरी पर रखे जाए तो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है कितना, ठीक है। अब उन्हीं मेटालिक स्फीयर को एक तार से जोड़ दिया गया, तो तार से जुड़ने के बाद इन पर फोर्स लग रहा है कितना। तो तुमसे पूछा है बताओ q1 और q2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। q1 और q2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, तो समझ अटेम्प्ट ले लिए होंगे आप लोग, अटेम्प्ट पहले लेंगे, पहले अटेम्प्ट, और फिर क्वेश्चन को समझेंगे तब ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसमें ये चार्ज डिवीजन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पहले वाले सिंपल मैटर है, क्या ये टाइप 1 के एडी में चल रहा है। अब देखो कहा गया है कि जब दो यहां पर वर्ड है एकदम आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब सेम शेप साइज मास वगैरह, तो सेम चार्ज से मैं नहीं पता है, लेकिन आइडेंटिकल इन द सेंस शेप साइज सेम है, मास वास सेम है। जब 3 मीटर पर रखे हैं तो फोर्स इतना लगा। तो बताओ तो एक पर चार्ज q1 है q2 है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो k q1 q2 by r स्क्वायर, मतलब k q1 q2 by r स्क्वायर इतना दिया हुआ है। डिस्टेंस 3 दे दिया है, पुट कर दो डिस्टेंस 3 को, k कितना हो जाएगा, k इनटू इतना इनटू इतना हो गया। यहां से काम करते हैं दो वेरिएबल, तो सॉल्व q1 कर लेंगे, देखो q1 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर ऊपर k कितना आ जाएगा 9, k का वैल्यू 9 × 10 to the power 9 नीचे चलाएगा, तो और q2 भी नीचे चलाएगा, तो q1 कितना हो जाएगा, तो 8 × 9 by जो भी लिखा हुआ है इसको मानते हैं q1 कर लेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का मेन है, इसमें कहा है कि दोनों को हम एक मेटालिक वायर से जोड़ दिए। मेटालिक वायर से अगर इसको जोड़ देंगे तो बताओ तो ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट का एक खूबसूरत एग्जांपल है कि दो आइडेंटिकल बॉल है, दोनों पर चार्ज है, इसको तार से हम जोड़ दिए तो एक दूसरे में चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मोमेंटरी फ्लो, चार्ज का फ्लो होगा फिर रुक जाएगा। अब देखो तो थोड़ी क्या है चार्जिंग बाय कांटेक्ट का कि चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन तब तक जब तक कि शेप साइज सेम नहीं होता है तो दोनों पर कुछ भी चार्ज आ सकता है शेप साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर दोनों का शेप एंड साइज सेम है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दोनों ही पर नेट चार्ज का आधा आधा चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो इस पर 2 कूलम है, या मान लो इस पर 2 कूलम है, इस पर कितना है 3 कूलम, तो नेट चार्ज को मिला के कितना आएगा 5 कूलम। तो तार से जोड़ने के बाद दोनों पर आधा आधा चार्ज 5 का आ जाएगा, मतलब इस पर 5 बाई तो इस पर कितना आएगा 5 बाई। सिमिलरली इस पर q1 चार्ज है, इस पर q2 चार्ज है, तार से जोड़ देंगे तो दोनों ही पर नेट चार्ज का आधा आधा चार्ज आ जाएगा, मतलब q1 q2 by 2 इस पर भी, q1 q2 by 2 इस पर भी। तो लो यहां पर लिख देते हैं, इस पर चार्ज है q1 q2 by 2 और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा q1 q2 by 2। वही लिखिए सेकंड पार्ट में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्जिंग बाय कांटेक्ट में हम लोग पढ़े हैं कि न्यू चार्ज जो होगा तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज का आधा होगा दोनों से। और अब दिया हुआ है कि जब ऐसे कर दिया गया तार से डिवाइड करके जब इसमें चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया तार लगा के तो फोर्स इतना दिया हुआ है, तो बताइए q1 कितना है। तो फोर्स अगर इतना दिया हुआ है, समझना फोर्स अगर इतना दिया हुआ है तुमको तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इतना दिया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 by r स्क्वायर। लेकिन अब k तो रह गया सेम मीडियम है, पहला चार्ज q1 q2 by 2
दूसरा भी Q1 Q2 बाई 2 डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं किए, सिर्फ तार लगाएंगे। अब बताओ तो इसको क्या लिख सकते हो कि Q1 Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस में आया। अब देखो तो इसमें Q1 उठा के यहाँ पर पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, समान यहाँ कितना आ जाएगा कि आगे तुम्हारा K बाई 3 इसका D हो गया और Q1 प्लस Q2 बाई 2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो यहाँ से Q1 का वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा 9 × 10 टू द पावर 3, यहाँ से Q1 का वैल्यू पुट कर दोगे, एक इक्वेशन एक अननोन Q2 आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का कांसेप्ट सिखा, ये चार्ज डिवीजन का अगला पार्ट है, ठीक है, तो नोट करो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज डिवीजन का टाइप 1 न्यूमेरिकल चल, सिंपल से, ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है, टेंशन मत लो। देखो क्या कहा गया है, कहा गया है पूरे लेवल 1 के असाइनमेंट में तुमको ऐसा ही क्वेश्चन सब मिलना है, ठीक है। लेवल 2 का असाइनमेंट जब क्लास में पढ़वाएंगे तो फिर उसमें देखना मजेदार क्वेश्चन सब्जेक्ट के लेवल का होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि दो चार्ज को जोड़ने पर, कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 कहा गया है, लिखा हुआ क्वेश्चन 96 में लगा असाइनमेंट में, ठीक है। कहा गया है कि सम ऑफ टू चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, तो दो चार्ज को जोड़ने पर रिजल्ट कितना आ रहा है 7 माइक्रोकूलम। अब कहा गया है कि जब इन्हीं दोनों चार्ज को 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं, 30 सेंटीमीटर का काम करो ऐसा ही चेंज कर लेते हैं, मतलब कितना हो गया 0.3 मीटर, तो इतना भी दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के बीच में फोर्स 1 न्यूटन का। बताओ Q1 Q2 क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन। देखो तो आराम से इसको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल हम तुरंत बना ही देते हैं, देख लो कितना होगा। अच्छा Q1 दो चार्ज का सम इतना है, देखिए अटेम्प्ट लो पहले खुद से अटेम्प्ट लो, पॉज करो अटेम्प्ट लो, चलो अब देखते हैं। तो दो चार्ज का सम अगर इतना है, यहां से रिलेशन निकल जाएगा Q1 = 7 - Q2, कुछ नहीं आराम से एक काम करो, चेंज कर दो कूलम में, तो 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई करके कूलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो कहा गया फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में 1 न्यूटन, जब 30 की दूरी पर रख दिया है 0.3 मीटर की दूरी पर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 1 दिया हुआ है। K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, डिस्टेंस है हमारा कितना 0.3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कितना है Q2। लेकिन देखो तो Q1 Q2 में से Q1 तुम निकाल चुके हो 7 - Q2, निकाल चुके 7 - Q2, और ये फोर्स कितना दिया है 1। सॉल्व कर लेना आराम से, एक इक्वेशन एक करना निकालना है, आराम सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, ये टाइप 2 है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, टाइप 2 इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, लिख लीजिए टाइप 2 न्यूमेरिकल आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का। इसमें अलग-अलग केस आएगा। केस 1 में तुमसे क्या कहेगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट फोर्स क्या लगे 0। इक्विलिब्रियम का मतलब यही ना होता है कि जहां नेट फोर्स क्या लगेगा 0। तो कहा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में, तो समझ जाए इक्विलिब्रियम ऑफ नेट फोर्स 0। तो इसका दो-तीन केस है। पहला कि इक्विलिब्रियम ऑन लाइन, हेडिंग दो इक्विलिब्रियम ऑन लाइन, टाइप 2 में हेडिंग ये और उसमें सब हेडिंग ये डाल दो इक्विलिब्रियम ऑन लाइन। इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहेगा कि तुमको कोई भी दो चार्ज से लगा Q1 Q2 और पूछेगा कि इन दोनों चार्ज के बीच में हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखें कि इस पर जो है नेट फोर्स 0 लगे। इन दोनों चार्ज के बीच में इसको हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखें कि नेट फोर्स कितना लग जाए 0 लग जाए इस वाले चार्ज। अब बताओ तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रखने पर इसका नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो जरूर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड से, सॉरी मतलब डायरेक्ट क्या साइन सेम रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो देखो ये इसको उधर रिपेल करेगा ऐसे और ये इसको इधर रिपेल करेगा ऐसे, या मान लो दोनों नेगेटिव है तो हो सकता है कि ये इसको अपनी तरफ खींचे और ये भी नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचे। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आना चाहिए उल्टा, तभी तो कि कोई तुमको इधर से कुछ फोर्स से खींच रहा है, कोई तुमको इधर से कुछ फोर्स से खींच रहा है। तो एक समय ऐसा आया कि दोनों में इक्वल फोर्स लगा दिया, +2 -2 दोनों में कितना हो गया 0। तो इन दोनों के बीच में हम कहां पर रखें, तो इसका कांसेप्ट सीखो कि तब तक जब तक कि दोनों चार्ज का साइन सेम नहीं होगा, हो सकता है दोनों पॉजिटिव भी हो जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव भी हो जाए, साइन लेकिन सेम होना चाहिए, तभी बीच में रखने पर नेट फोर्स 0 होगा। क्योंकि देख लो अगर मान लो साइन अपोजिट नहीं है, ऐसा साइन है, मान लो एक बार प्लस ये साइन प्लस है और ये तो माइनस है, तो इस पर ये क्या करेगा प्लस रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल कर दिया और ये क्या करेगा इसको रिफ्लेक्ट करने का, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया। क्या कभी एक दूसरे को काट पाएगा, 0 हो पाएगा नहीं। तो दो चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज पर फोर्स तभी 0 लगेगा जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अगर नहीं सेम होगा तो फिर क्या होगा तो देखेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, दोनों का जो साइन होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो साइन सेम है दोनों का, इस केस में मान के चलना है तुमको, तो तीसरे को कहां रखें कि फोर्स क्या लगे इस पर 0 लगे। अटेम्प्ट करो, ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को एक बार,
x1 अब तुमको बोल रहे हैं कि इसमें क्या रिलेशन होगा, x1 x2 में क्या रिलेशन होगा, कि q1 q2 x1 x2 में क्या रिलेशन होगा कि नेट फोर्स 0 लगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ट्राई किए होंगे कि बताना है कि दो चार्ज के बीच में इस तीसरे चार्ज को हम कहां पर रखें जो इस पर नेट फोर्स कितना लगे, 0 लगे। उसका कंडीशन क्या होगा, देखो मान लो दोनों का डिस्टेंस है कुछ x, मान लो कि किसी भी तुमको इस टाइप क्वेश्चन में इसी तरह अप्रोच करना है कि दोनों का डिस्टेंस कुछ होगा। अब मान लो किसी भी एक चार्ज से इसका डिस्टेंस x1 है और किसी भी एक चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है, x2 है मान लो। और तुम तो ये भी निकाल सकते हो ना, x1 x2 में रिलेशन देखो तो क्या ये नहीं हो जाएगा, x2 को तुम ये नहीं लिख सकते हो x minus x1, ये पूरा x है और ये x1 होगा, ये कितना हो जाएगा x minus x1 x2 हो गया। अब देखो चलो, तो कहा जा रहा है कि बताइए कि चार्ज q पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तो कुछ कंडीशन है इस पर आप पहुंच सकते, तो हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जिस चार्ज पर का बात किया जा रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो तो इस चार्ज पर एक फोर्स ये लगाएगा ऐसे करके इस तरफ, पहला फोर्स पहला चार्ज, और इसी चार्ज पर एक फोर्स q2 लगाएगा इस तरफ दूसरा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखो तो दोनों मिलके दो फोर्स, ये दोनों मिलके कितना हो गया, फोर्स 0। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 r स्क्वायर, k q1 q2 क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो तो अगर एक को हम मानते हैं प्लस तो दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा है, ये प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो बाबू यहां वेक्टर को लेके चल रहा, वेक्टर लेके नहीं चलोगे तो बहुत दिक्कत होगा। वेक्टर मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, द नोटेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव read earlier in vector must be implemented right here। अगर तुम उसे डू अवे करते हो वेक्टर वाले साइंस में फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन गलत कर बैठोगे। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अब देखो क्या किया जाएगा कि k q1 ये हो गया। अब देखो अरेंज कर लो, इसमें माइनस उधर जाओ, प्लस कटने वाला काट दो, k से k कटेगा, q से q कटेगा। अब देखो अरेंज कर लो, q1 को इधर q2 को इधर लाओ, तो q1 by q2 और x1 को इधर ले जाओ, तो q1 by q2 पर क्या हो जाएगा, x1 by x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन है जबकि अगर तुम दोनों चार्ज के बीच में तुम किसी भी तीसरे चार्ज को रखते हो और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों इनिशियल चार्ज के रेशियो का जो वैल्यू आ गया, अगर वही वैल्यू दोनों चार्ज से डिस्टेंस के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा तो बात बन सकता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे क्या बोलेंगे, मान लो एक चार्ज है 1 कूलम और दूसरा चार्ज मान लो कितना है 2 कूलम का, और किसी भी तीसरे चार्ज को इतना करना है कोई जरूरत नहीं, सीधे तुम चेक कर लो, क्योंकि तीसरा चार्ज लगा दिया मान लो कुछ 5 कूलम या मान लो कि 0.1 कूलम ऐसा कुछ। अब कहा जाए कि इस चार्ज इसका डिस्टेंस दे दिया गया, तो पूरा डिस्टेंस दे दिया गया, कुछ मान लो ये पूरा डिस्टेंस मान लो तुम्हारा कितना है 4, पूरा डिस्टेंस 4 और इससे डिस्टेंस दे दिया गया 2, तो इससे और इससे बड़ा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2। अब तुमको उतना करने का जरूरत नहीं, तुमसे पूछा कि बताइए इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तो नेट फोर्स 0 लगेगा तो जरूर q1 by q2 जो होगा वो जरूर किसके बराबर होना चाहिए, x1 by x2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो x1 by x2 कितना है इसमें देखो तो x1 भी तुम्हारा 2 और x2 भी कितना है तुम्हारा 2, तो देखो कट के कितना आ गया 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब जरूर इस पॉइंट पर रखने पर इस पर नेट फोर्स 0 नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट पहचान करना है। और लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर दें तब कि मान लो कि तुम्हारा समझो कि दोनों 1 और 2 कूलम का है और ये तुम्हारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा 1 और 2 कूलम का हो गया, और मान लो ऐसा कुछ होता है, कुछ वैल्यूज में लेके चलते हैं, मान लो कुछ कि इसका एक वैल्यू लेके, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लो इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लो देखो क्या कर देते हैं, एक है 1 कूलम का चार्ज, दूसरा है 9 कूलम का चार्ज, इसके बीच कोई भी चार्ज रखा गया है, दोनों का डिस्टेंस मान लो कुछ कितना है तुम्हारा, कुछ मान लो 4। अब कहा गया है कि इस चार्ज का इससे वैल्यू 1 है तो इससे कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो तुम पूछा क्या ये चार्ज यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, तो बाबू मेरे अगर यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा तो जरूर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा, मतलब कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए उसका रेशियो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। अब डिस्टेंस का रेशियो लो तो एक का डिस्टेंस है 1 और दूसरे से डिस्टेंस कितना है तुम्हारा x2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, ये भी 1/9 आ गया, ये भी 1/9 है, दोनों बराबर है, मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल तुमसे रहेगा, लेकिन ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें तुमको क्या करेगा, अब देखो एक न्यूमेरिकल कुछ भी हम लेते हैं, मान लो ऐसा करके कि मान लो इसको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो यहां पर लिखे तो लगाना पड़ेगा तुमको कि नेट फोर्स जो भी क्वेश्चन में बोले उसको फॉलो करके चलो अपने आप पहुंच जाओ। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि बताइए दो चार्ज है, एक है 1 कूलम का, हम डाटा को नहीं दे रहे, हो सकता है वैल्यू शायद 3D आ जाए तो उसमें नहीं हमको दिक्कत है, कुछ भी हम डाटा दे 2 कूलम का, इस या 3 कूलम मान लो इसको मान लो 2 कूलम और एक चार्ज रखते हैं यहां पर 1 कूलम का। कहा गया है कि इस पर बताइए नेट फोर्स 0 कब होगा, इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, दोनों का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो बताइए इसको हम दोनों के बीच में कहां पर रखेंगे, डिस्टेंस 0 होगा। तो मान लो इससे इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, क्या बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा।
अच्छा बताओ, अगर हम इसको माइनस सी करें तो कभी इसमें नेट फोर्स 0 होगा नहीं, क्योंकि ये भी इसको धकेलेगा, ये भी इसको खींचेगा, दोनों फोर्स एक तरफ है, जुड़ के बढ़ जाएगा, फोर्स भाग जाएगा उससे। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए साइन दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अब देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है। अब कहा गया दोनों का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो बताइए दोनों के बीच में हम कहां पढ़ रहे हैं कि नेट फोर्स कितना हो जाए इस पर 0। हम क्या बोले सबसे पहले, इसका एफईडी बनाओ 1 कूलम पर, तो 1 कूलम वाले पर एक फोर्स कौन लगाएगा, 2 वाला लगाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, और एक फोर्स कौन लगाएगा, 3 वाला लगाएगा, इधर रिपेल करेगा इसको, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, सॉरी अपोजिट है, तो हो सकता है 0 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे इस केस में, क्या करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि नेट फोर्स कितना कर रहा है 0, इस पर कौन हम क्या बोले, एफईडी बनाओ, एक फोर्स इस पर 2 वाला इधर लगाएगा, 3 वाला इधर लगाएगा, दोनों मिलकर कितना बना क्वेश्चन में कर रहा है 0, तो इस पर दो एफईडी मस्ट है, तुमको बनाना पड़ेगा एफईडी, इस पर 0 बना, एक फोर्स 2 वाला, एक फोर्स 3 वाला, कितना फोर्स लगाया 2 वाला, तो k q1 q2 r स्क्वायर रेडीमेड फार्मूला है, जान रहे हो, तो 2 वाला कितना फोर्स लगा दिया, तो k इनटू फोर्स 2 वाला किस पर लगाया 1, डिस्टेंस x मान x का स्क्वायर, फिर 3 वाला कितना लगाएगा, तो k q1 3 q2 1 और डिस्टेंस पूरा है 4, ये हो गया x कितना है, तो -x माइनस कर दिया यहां, क्योंकि साथ देख रहे हो दोनों फोर्स अपोजिट है, अगर तुम एक को पॉजिटिव लेते हो इस तरफ आगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव, माइनस उधर ले जाओ, प्लस ले कटने वाला काट दो, देखो तो यहां x स्क्वायर वाला बात है। अब क्वेश्चन में वैल्यू ऐसा नहीं कि काट दिया, अगर नहीं कटेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो कर लेना, लेकिन यहां पर उतना करने का जरूरत नहीं है, रूट ले लो दोनों, रूट लोगे तो √2x √3 4 -x सॉल्व कर लो ऐसे करके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कहां से इतना आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस पर जब हम रखेंगे इस चार्ज को, तो इस केस में उस पर फोर्स क्या लगेगा 0, पास में आ गया। यहां पर दोनों डिस्टेंस तुमको नहीं दिया हुआ है, जो q1 q2 वाला रिजल्ट हम पिछले में करवाए थे, q1 q2 by इक्वल टू x1 by x2 का होल स्क्वायर, वो तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां ये दोनों डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ये और ये पूरा दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, लेकिन कांसेप्ट देखो अभी क्या है तुम्हारा सेम है। ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक है, उसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से मतलब उसका अलग ये थ्योरी है। ठीक है, अब हम पिछले क्वेश्चन में क्या करवाए थे कि दोनों में किसी तीसरे चार्ज को तुम रखोगे बीच में, तो फोर्स 0 तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, मतलब नेचर क्या होगा सेम हो, दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या दोनों क्या हो जाए नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो गया, तो बताओ तो इन दोनों के बीच में तुम कभी भी किसी तीसरे चार्ज को रखोगे तो रिजल्ट 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मान लो प्लस चार्ज को रखते हो तो ये इसको रिपेल कर देगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों फोर्स एक तरफ हो गए भाग जाएंगे। तो मेरा सवाल है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि दोनों इनिशियल चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ भी हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, तो इस चार्ज तीसरे चार्ज को हम कहां ले जाकर रखें कि इस पर फोर्स 0 लगे। तो देखो तो इस तीसरे चार्ज को अगर हम दोनों के बीच में नहीं रखते, कहीं भी बाहर रख देते हैं, तो फोर्स 0 होने का चांस बनता है। तुम अगर कैसे 0, देखो ये मान लो है पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव से क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि भाई इस पर फोर्स 0 लगने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है, इस पर जो दो फोर्स लगे वो अपोजिट हो जाए, बीच में रख रहे थे तो दोनों फोर्स अपोजिट का सेम हो गया था। पिछली बार जहां भी फोर्स 0 रहा था वहां पर अपोजिट लग रहा था फोर्स। लेकिन अगर इस पर उल्टा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो अगर हम इसको इस दोनों के बीच से लेके बाहर रखते हैं, तो बाहर रखते हैं देखो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, फोर्स 0 होगा। हो सकता है फोर्स 0 हो जाए इस डिस्टेंस पर, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है। तो अगर लिखो इस बात को लिखो, if the nature of charges are opposite, then third charge must be placed outside the line joining the two charges. Third charge must be placed outside the line joining the two charges. ठीक है, चलिए तो इस कंसेप्ट को सीख लीजिए बस, और मोमेंटम सी टाइप का बनता है, इसमें कुछ नया टाइप नहीं, फिर वही x - 2 मान के सेम प्रोसेस क्रिएट है। इसमें असाइनमेंट में अच्छा प्रोसेस दिया हुआ है, इस पर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप का मोमेंटम। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं टाइप 2 नेक्स्ट। ठीक है, टाइप 2 का अगला पार्ट वो स्ट्रेट लाइन पर था इक्विलिब्रियम, और उसी पार्ट के अंदर है इक्विलिब्रियम और स्ट्रिंग। इसमें रस्सी से दो बॉब को लटका देगा और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। ठीक है, रस्सी से दो बॉब लटका देगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अब देखो अब बताओ तो ये कभी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों पर चार्ज हम अपोजिट कर देता नहीं करेगा, अट्रैक्ट करके सटा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे हम चार्ज दोनों पर सेम कर देंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो डायनाम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो तो अब ये दोनों रिपेल कर जाएगा ऐसे, ठिका जाएगा दूसरे से।
तो इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड होता है कि तुमसे पूछेगा इस केस में, हो सकता है तुमसे पूछ दे कि बताइए रस्सी में टेंशन कितना हो सकता है तुमसे पूछ दे कि ये अपने इनिशियल पोजीशन से जहां पर ये था उससे कितना एंगल पर जाएगा, हो सकता है तुमसे पूछ दे कि कितना डिस्टेंस दूर जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। हम क्या बोलेंगे, दोनों पर जैसे सेम चार्ज डालोगे रिपेल हो जाएगा, फेंका जाएगा दूर, तो क्वेश्चन क्या करेगा, हो सकता है बताइए टेंशन कितना होगा रस्सी में, हो सकता है बताइए कितना दूर जाएगा एक दूसरे से, हो सकता है कितना एंगल पर जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। एंगल डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, टेंशन पूछ दे। तो देखो तो इस टाइप के मैथड को अप्रोच कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में बोले बस उसके बारे में सोचोगे, दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा तुमको, क्योंकि जितना टेंशन दोनों आइडेंटिकल ही रहेगा, जो टेंशन इसमें लगेगा वही टेंशन इसमें लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक से देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। कोई भी एक उठाओ बॉब, इस एफबीडी बनाओ, चलो इस बॉब एफबीडी बनाते हैं, पहले एफबीडी बनाओ, देखो सीखोगे नहीं चीज। इस पर एक फोर्स कौन लग रहा है, टेंशन, एक फोर्स कौन लग रहा है, एमजी, यही हो रहा है। एक फोर्स इस बॉब पर क्या लगा है, यहां पर देखो यहां चमक रहा होगा, तो एक फोर्स क्या लगा है इस पर, एमजी, और दूसरा फोर्स इस बॉब पर कौन सा लगा है तुम्हारा, टेंशन। एक काम करते हैं, ये एमजी का डायरेक्शन कैसे करें, जब तुम्हारे पर चली गई चलेगा मार होता है, चल रहा है। हां ये देखो, ये एक फोर्स कितना लग रहा है इस पर, एमजी लगा है इस पर, एक फोर्स कितना लग रहा है, अब बताओ तो देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो तुमको कुछ नहीं करना है इस टाइप क्वेश्चन में, तुरंत बिना कुछ इस टाइप क्वेश्चन में कंपोनेंट में टेंशन को सॉल्व कर देना। टेंशन का दो कंपोनेंट, एक कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, t cos थीटा, ये एंगल थीटा था, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक जिसके साथ एंगल होता है cos में सर, और इधर कितना पड़ेगा, t sin थीटा। एक ग्रेविटी लग गया इस बॉब पर नीचे में mg, एक लग गया टेंशन, तो दो कंपोनेंट t cos t sin, और कोई फोर्स छूट रहा है क्या, देखो तो बिल्कुल छूट रहा है, दोनों पर चार्ज है, तो एक इस पर देखो तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे करके, एक इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे करके, और इसके ऐसे देखो ये क्या होगा, इतना फोर्स लगा, और ये देखो देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है, ये पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया, मतलब इतना दूर जाने के बाद रुक गया, और अगर ये रुक गया मतलब ये बॉब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ गया, और अगर ये बॉब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस पर नेट फोर्स कितना लग गया, जीरो, क्योंकि तभी रुका हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और अगर इस पर नेट फोर्स जीरो लगा, मतलब हर डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स जीरो लगा, मतलब x की तरफ भी फोर्स इस पर जीरो लगा, और y की तरफ भी फोर्स कितना लगा इस पर, जीरो लगा। x की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगा है इस पर, देखो तो एक फोर्स x की तरफ कौन लग रहा है, t sin थीटा, और एक फोर्स x की तरफ कौन लग रहा है, Fe, एक पॉजिटिव मानो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों मिलकर कितना हो गया, जीरो, तो t sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इस पर y की तरफ नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो y की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो तो एक लग रहा है t cos थीटा, और एक कौन सा लग रहा है, mg, ये बॉब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब नेट फोर्स y की तरफ भी जीरो, एक ऊपर वाले को प्लस मान, नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो t cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, बोल सकता है कि बताइए इस केस में थीटा कितना होगा, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में तुमसे थीटा पूछे, कुछ करने का जरूरत है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे, टेंशन से टेंशन कट जाएगा, sin बाय cos tan आ जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो Fe बाय कितना हो जाएगा, mg, जहां पर Fe का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो k q1, मान लो इस पर चार्ज q1 है, दूसरे वाले पर चार्ज q2 है, डिस्टेंस मान लो क्या माने हैं, r2, और पहले से यहां पर क्या पड़ा हुआ है, mg, तो k q1 q2 mg बाय क्या हो गया, r2। तो ये है तुम्हारा एंगुलर इक्विलिब्रियम का कहानी, कि दो टेंशन को अगर तुम, दो रस्सी को अगर तुम सेम चार्ज देते हो और दोनों दूर को चला जाता है, तो किस एंगल थीटा पर हो जाएगा, तो वहां पर कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू k q1 q2 बाय mg r2। हम जरूरी है कि थीटा ही पूछे तुमसे, हो सकता है तुमसे पूछे टेंशन बताइए, हो सकता है तुमसे पूछे डिस्टेंस r बताइए, तो कोई भी एक चीज तुमको अगर पूछेगा तो बाकी सारा चीज दे देगा क्वेश्चन में, कोई भी अगर एक चीज पूछेगा तो बाकी सारा चीज को क्वेश्चन दे देगा। तो देखो एक क्वेश्चन इस पर करवाते हैं, असाइनमेंट में शायद क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है, लास्ट में देखे थे ये क्वेश्चन, ठीक है 223, सबसे लास्ट क्वेश्चन 223 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में क्वेश्चन सब उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतना अच्छा इन द सेंस कि बोर्ड लेवल और जेईई के लेवल 1 का न्यूमेरिकल सब है, जब क्लास को लेगा दूसरा इसमें जो असाइनमेंट मिलेगा वो टिपिकल होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये असाइनमेंट बना दो तो सारा बेस क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। 223 क्वेश्चन से कूलम्ब्स लॉ पर सोच लो, सबसे अंतिम क्वेश्चन उठाते हैं 223वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं 223वां क्वेश्चन क्या है।
तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन इस पर अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। कहा गया है कि गिवन फिगर, बनाए गए फिगर में दो कंडक्टिंग स्फीयर है सेम चार्ज का। तो सेम चार्ज का रिपेल किया, रिपेल करके कितना डिस्टेंस दूर निकाल दिया, x डिस्टेंस दूर चला गया। कहा गया है कि ये लेंथ दोनों का l है, ये रस्सी का लंबाई कितना है, l है। तो बताइए कि जहां पर ये मैक्सिमम रिपेल होके रुक जाएगा, तो रुकेगा तो उस केस के लिए x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x कितना होगा जितना पर रुक जाएगा। वही बोले थे कि इस टाइप क्वेश्चन में कभी x पूछेगा, कभी टेंशन पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। इस क्वेश्चन में x पूछा है कितना रुक जाएगा रुकेगा, ठीक है, तो x देखो कितना होगा। सवाल में एक और चीज दे दिया है कि ये थीटा बहुत कम है, ये थीटा इतना कम है कि तुम उस केस में थीटा बहुत कम है और थीटा बहुत कम होता है तो मैथ्स में पढ़े हुए फार्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। ये क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, कि आपको इतना कम है थीटा कि आप tan ले sin ये दोनों बात बना रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है, पहले ट्राई करो तो उससे वही कांसेप्ट लगाओ, एफबीडी बनाओ तो इसको सारे को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीपल चॉइस है, आंसर देख लीजिए, मिला दीजिएगा, नहीं मिला तो कंसेप्ट सीखिए, कुछ नहीं करना है, सिंगल से रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब कि थ्योरी लगाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम और टेंशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले इस पर लगने वाले नेट फोर्स को बनाओ, तो कौन-कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है तो चलो देखते हैं। और पर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होगा, 0, x पूछ रहा है क्या होगा उसके से। देखो तो इस पर कौन-कौन सा फोर्स लगा है, एक फोर्स नीचे एमजी लगेगा और एक फोर्स ये रस्सी यहां पे टेंशन लगाएगा, ऐसे करके टेंशन मुझे लगाएंगे। ये थीटा है, ये भी कितना है, अल्टरनेटिव रहेगा तो थीटा। इस टेंशन का इस तरफ असर कितना पड़ेगा, ये टेंशन का असर ऊपर की तरफ कितना पड़ेगा, t cos थीटा। ये तो कंपोनेंट का मतलब होता है असर निकालना, t cos थीटा इधर कितना पड़ेगा, t sin थीटा। अब देखो तो कहा है इनके पास बॉडी इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में मतलब क्या, नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स 0 है मतलब x की तरफ भी फोर्स 0 है और y की तरफ भी फोर्स, x की तरफ फोर्स 0। कौन-कौन सा फोर्स x की तरफ लग रहा है, एक t sin और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों मिलके 0। एक मान लो यहां पर तुम्हारा प्लस है, एक t sin प्लस है, तो ये कितना हो गया माइनस, ठीक है, उल्टा ऐसे दोनों मिलके 0, एक प्लस एक माइनस। f को उधर कर दो, t sin इक्वल टू का वैल्यू पुट करो, k q1 q2 बाय क्या होता है, r स्क्वायर होता है, डिस्टेंस यहां पर x दिया हुआ x पुट कर देते हैं, दोनों चार्ज q और q दिया हुआ q और q दिया पुट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो k q स्क्वायर x स्क्वायर t sin। अब क्या है, x की तरफ इक्विलिब्रियम में है मतलब x की तरफ फोर्स कितना लगा, 0। अब x की तरफ फोर्स 0 है तो y की तरफ भी फोर्स कितना होगा, 0। y की तरफ कौन-कौन सा फोर्स है, एक t cos थीटा और एक mg, दोनों में कितना हो गया, 0। एक प्लस ऊपर वाला मान लो प्लस है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस, पुट कर दी, दो फोर्स y की तरफ, एक प्लस एक माइनस, t cos का वैल्यू कितना निकल गया, mg। ये हो गया इक्वेशन। अब देखो क्या बोले थे, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इस केस में कोई टेंशन नहीं पूछा, इस केस में x पूछ लिया। अब यहां से हमारा कंप्लीट मैथमेटिकल दिमाग हो कैसे करना है, एक काम करो तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड लगाओ, तो t sin by t cos, 1 को 2 से करो, t sin by t cos, t से करना। इधर क्या बचा हुआ, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां क्या बचा हुआ, mg। t से t मारा तो sin बाय cos क्या है, tan आ गया, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर mg। अब देखो तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, फिगर में आओ, tan थीटा का फार्मूला बोलो, परपेंडिकुलर बाय, ये tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan के जब उत्तर परपेंडिकुलर है कितना, x/2, क्यों, क्योंकि ये पूरा x है तो आधा जितना, दोनों देखो सेम चार्ज है, इक्वल जाएगा दोनों ऐसे, ये ऐसे था पड़े, अब दोनों पर चार्ज सेम है, इक्वल खा लेगा तो पूरा x है, तो एक जाएगा x/2, दूसरा कितना जाएगा x/2। तो एक का थीटा के लिए इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, x/2 और बेस कितना हो गया l, x को इधर कर दो सॉल्व करो, x इक्वल टू कितना आ गया, k का वैल्यू पुट कर देना 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, s का पावर कितना आ जाएगा, इसका पावर 1/2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ अब किसी क्वेश्चन में टेंशन पूछ देगा, तो थीटा दे देगा, टेंशन पूछ देगा, वो से क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है। नोट करो, समझते हुए फिर से सुनो, अगर इसको किए होते बार फिर से सुनना, प्लेबैक करके वीडियो को। तो टाइप 3 का जो न्यूमेरिकल है वो इस पर बेस्ड है, इक्विलिब्रियम ऑन ज्योमेट्री। इसमें क्या करेगा ना, ये तुमको ज्योमेट्रिकल फिगर दे देगा, कभी ट्रायंगल देगा, कभी स्क्वायर देगा, कभी कुछ देगा, कभी कुछ देगा, और बोलेगा कि बताइए कि इस केस में इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल कैसा होगा। चलो देखते हैं इसमें इक्विलिब्रियम इन ज्योमेट्री क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मान लो कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक साइड पर चार्ज रखा गया है 1 कूलम और यहां पर चार्ज रखा गया है 2 कूलम और यहां पर चार्ज रखा गया है 3 कूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, तीनों साइड कितना कर दिया है 2 मीटर। तो इस टाइप में ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इस टाइप में तुमको बोलेगा कि बताइए कि इस वर्टेक्स पर रखे हुए फिगर, इस वर्टेक्स पर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। बोलेगा कि यहां पर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हम क्या बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाओ। एक फोर्स देखो तो 3 कूलम वाले पर कौन सा लगेगा, एक फोर्स लगेगा 3 कूलम वाले पर ये वाला ऐसे, और एक फोर्स 3 कूलम वाले पर कौन सा लगेगा 1 कूलम वाले पर ऐसे।
सॉरी मतलब रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा ऐसे, ये भी दोनों रिपेल करेगा। ये लगाया 3 कूलम इस पर 2 कूलम वाला फोर्स और ये कितना लगाया 1 कूलम वाला फोर्स। और देखो तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि बताइए 3 कूलम वाले पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये इक्विलिब्रियम में ज्योमेट्री में। देखो तो 3 कूलम वाले पर नेट फोर्स को निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले सारे इंडिविजुअल फोर्स को जोड़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फिर उसको ऐड कर देंगे। क्या पहले सारे इंडिविजुअल फोर्स को निकालेंगे फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे पहले इंडिविजुअल दोनों पर फोर्स निकालेंगे, इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, फिर इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को जोड़। देखो तो 1 कूलम वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो क्या होता है k q1 q2 बाय r²। दोनों चार्ज पुट करो, पहला चार्ज 1 कूलम वाला लगा रहा है, इस पर 3 कूलम वाले पर डिस्टेंस 2 है स्क्वायर, तो कितना हो गया कट टूट के 3k/4। अब दूसरा फोर्स 2 कूलम वाला कितना लगाएगा, देखो तो ये लगाएगा कितना कि k q1 q2 बाय r² में से, तो k इनटू पहला चार्ज है 2, दूसरा चार्ज है 3 और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3q/k। अब देखो तो कह रहा है कि सर नेट फोर्स क्या लगेगा, याद करो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था कि नेट फोर्स निकालने के लिए हम सारे इंडिविजुअल फोर्स को जोड़ देते थे। तो जोड़ो, एक फोर्स है तो नेट फोर्स है, तो लेकिन यहां पर कहानी पलटेगा हमको कि सर अभी तक आप जो भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें सीधे f1 और f2 का वैल्यू पुट कर रहे थे, यहां पर भी वैल्यू पुट कर देगा, सीधे 3 के और 3/2 के पुट कर देंगे। तो नहीं बाबू, वो चीज तभी होता है जब तुम पढ़े क्लास 11 में कि कोई भी दो वेक्टर सेम लाइन पर होता है। अगर कोई दो वेक्टर मान लो 2 है और 3 है, सेम लाइन पर सेम डायरेक्शन में है तो 3 + 2 कर दो, सेम लाइन पर अपनी डायरेक्शन में है 3 - 2 कर दो। लेकिन अगर दोनों का लाइन ही चेंज हो गया फोर्स का, देखो दोनों फोर्स सेम लाइन पर है, अलग-अलग लाइन पर है, अलग-अलग लाइन पर है, तो दो फोर्स अगर अलग-अलग लाइन पर होगा तो वेक्टर कैसे जोड़ेंगे उसको, दोनों फोर्स को, तो दोनों फोर्स निकाल कैसे जोड़ेंगे, तो पढ़े थे ना √a² + b² + 2ab cos θ। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को वेक्टर की तरह जोड़ो। एक क्या होता है दोनों वेक्टर फार्मूला a² + b² + 2ab इनटू दोनों के एंगल पर cos f1 पुट करो, f2 पुट करो और रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। f1 पुट करेंगे तो यहां से ये निकल गया है, f2 पुट करेंगे ये है तुम्हारा, दोनों को पुट किए, एंगल कितना है 60 डिग्री है, सॉल्व हो गया। नोट करो, चलो नोट करो। अब इसी तरह सिंपल और क्वेश्चन है बस वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्रिकल इक्विलिब्रियम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 सेगमेंट में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज को रखा गया, कैपिटल Q कैपिटल Q, दो चार्ज सेम अपोजिट एंगल पर अपोजिट पॉइंट पर, और फिर ये भी स्मॉल q और स्मॉल q। कहा गया है कि बताइए कि स्मॉल q कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा, कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा जो नेट फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा, ठीक है। कि इस पूरे सिस्टम पर ऐसा q और q का रेशियो क्या होगा कि स्मॉल q पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0। तो स्मॉल q पर नेट फोर्स को लगना है 0, तो पूछ रहा है कि q का रेशियो क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोले हैं कि इस q स्मॉल q और कैपिटल Q का रेशियो क्या होगा कि इस पर कितना फोर्स लगे, नेट फोर्स 0 लगे स्मॉल q पर। तो हम क्या बोले, जिस पर भी फोर्स का बात करें चुपचाप उसका एग्रीमेंट, जिस पर भी फोर्स का बात करें चुपचाप क्या बनाओ उसका एग्रीमेंट। देखो तो स्मॉल q पर एक फोर्स कौन सा लगेगा, स्मॉल q पर एक ये इसको रिपेल करेगा ऐसे करके, और इस चार्ज का इसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर ये a और ये a साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो स्क्वायर का डायमीटर कितना होता है √2 है जानते हो, तो ये ऐसे इसको रिपेल करेगा, ये f3, ये तीसरा फोर्स है। एक फोर्स इस पर कौन लगाएगा, ये लगाएगा रिपेल करेगा, सेम नेचर है चार्ज का, ऐसे इधर रिपेल किया f1 मान लो, और एक ये इस पर नीचे फोर्स लगाएगा कितना मान लो f2 मान लो। f1 कितना होगा, तो भाई कुछ नहीं है, ये f1 कौन सा फोर्स मान, ये वाला फोर्स, ये फोर्स कितना होगा, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है k q1 q2 बाय r²। तो k एक चार्ज स्मॉल q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q और डिस्टेंस a, तो उसका सिमिलरली f2 कितना होगा, फिर k q1 q2 बाय r² लगाओ, ये f2 है तुम्हारा f2, ये फोर्स कितना होगा, तो k q1 q2 और ये भी डिस्टेंस a है, स्क्वायर है इसीलिए ये भी स्क्वायर। अब देखो तो इसको मिला के दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, इसको मिला के दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, देखो तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा, सीधे दोनों को जोड़ दो। अब फिर से एक बार सीधे f1 और f2 का वैल्यू पुट करके जोड़े क्या कि वेक्टर एडिशन हो जाएगा, ऑब्वियस बात है वेक्टर एडिशन, क्योंकि सेम लाइन पे नहीं है, दोनों फोर्स अलग लाइन पे। f1 का वैल्यू पुट किए तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का नेट निकालने के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है f1 का स्क्वायर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है ये f1 का √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। लेकिन गौर करने वाला बात ये है कि एंगल 90 बनेगा दोनों के बीच में। देखो तो एक फोर्स लगा है स्क्वायर इधर और एक फोर्स लगा है ऐसे, ये 90 कितना हो जाएगा 90,
वर्टिकल अपोजिट एंगल से 90 90 एंगल 90 तो थीटा कितना पुट कर दिए, दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल 90, ये टर्म खत्म हो गया। ये पुट किए कि F1 F2 पुट किए, सॉल्व किए दोनों को, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा दोनों के बीच में, √2kqq/a²। कहीं कोई दिक्कत, इतना समझ आ गया, नोट करो इसको। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमको निकल गया था कि ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो तो अब कह रहा है कि अब यहाँ पर तो सिर्फ यही दोनों फोर्स नहीं है, एक फोर्स और लग रहा है। अब रिजल्ट क्या करो, क्लास 11 का, कि अगर किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि तुम लोग देखिए और तुरंत F1 F2 निकाले थे, मैग्नीट्यूड देखो सेम आया था। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट उसका एकदम बीचों बीच होता है 45 पर। और ये तो वैसे ही डायगोनल ऑफ स्क्वायर 45 पर है, मतलब ये इधर ही निकल करेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का मतलब 45 डिग्री पर ये इसको निकल कर रहा है, क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट है, डायगोनल 45 पर होता है स्क्वायर का, तो 45 डिग्री पर ये इसको निकल कर रहा है कहीं से। और ये भी दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, बीचों बीच 45 पर आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और 90 डिग्री, मतलब जिस डायरेक्शन में डायगोनली F3 लग रहा था उसी तरफ 45 डिग्री पर F1 F2 का रिजल्टेंट लग जाएगा ऐसे। अब कह रहा है कि अब देखो, अब एक फोर्स दोनों का लग गया F1 F2, एक फोर्स लग गया इस पर F3, तो फिर से नेट फोर्स कितना होगा, तो अब इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ने में ये प्लस ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है, सीधे इसको उठा के F3 से जोड़ दो, तो F8 इक्वल टू दोनों को जोड़ दी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, तब रेशियो बताइए कि वैल्यू कितना है, तो नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। F3 का वैल्यू मतलब तीसरा ये जो फोर्स लगेगा ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, फिर से वही चीज k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर। और ये F1 2 तो निकाल चुके हैं पहले, सीधे यहां निकला हुआ है, इसको उठा के यहां पुट कर देते हैं। अब देखो तो दोनों ही में कॉमन आ जाएगा, k q बाय a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बच जाएगा q बाय 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, और यहां क्या बच जाएगा √2q सीधा बच जाएगा। अब बता दो k की बाई a स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि k कांस्टेंट है, चार्ज है ये डिस्टेंस से, ये कभी 0 नहीं होगा, तो q बाई 2 प्लस √2q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको, देखो तो q, ध्यान से देखना, q बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे √2q लिख दोगे माइनस में, तो रिजल्ट देखो कितना आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा q बाई q पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा कैपिटल बाई स्मॉल q, तो कैपिटल q बाय स्मॉल q इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं जो भी है कैलकुलेशन, कहीं कोई दिक्कत, तो ये सिंपल निकल गया कि इस रेशियो के लिए जो भी आंसर आएगा, इस रेशियो के लिए इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0, कितना लगेगा 0, नोट करिए। तो यहाँ तक हम लोग आज स्टॉप करते हैं, क्लास में काफी लंबा हो गया है, ठीक है, और प्लीज वीडियो में कुछ कमी मत निकाल देना कि आवाज का प्रॉब्लम है, ये है, ये वो है, दिस है, दैट है। कितना बच्चा तो बोलता है कि मार्कर सर ब्लू ब्लैक है, तो वो भी आज कर दिए, चलो उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को आप लोग होप से एंजॉय किए होंगे। अब 2-3 टाइप का क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। असाइनमेंट उठाइए और धड़ल्ले से बनाना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो भी नहीं पढ़ा है, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर all the types of question that I have done right now today, और इसको कवर करेंगे, और अगला इसका 2-3 टाइप जो भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आप लोग एंजॉय किए होंगे, एक बार वीडियो देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।